Hello students, welcome in our competitive sociology classes part 32. In this lecture we will solve the question paper state question paper of 2014 and 15. इस लेक्चर के अंदर हम मात्र क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर किस तरह से पढ़े जाते हैं, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो के अंदर हमारी ये गारंटी है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दोगे 10 या 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में से ज़रूर आएंगे। क्योंकि अभी यूपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी का, पंजाब का भी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उनके अंदर आप देखना इनमें से इस वीडियो में से कम 10 या परसेंट ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है हमारा यूपीएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, कॉलेज कैडर किसी भी स्टेट्स का, स्कूल कैडर किसी भी स्टेट का, एस्टेट यानी सोशोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अब कई कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि इसमें 91 से शुरुआत कैसे है, बाकी क्वेश्चन कहाँ हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन है वो साइको के या हिंदी के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के उसके क्वेश्चन है। जो स्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन आते हैं 91 से 150 तक, वो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजीकरण के 4 सत्रों या अवस्थाओं का वर्णन किया है। साथ में इंग्लिश भी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट हैज डिस्क्राइब्ड 4 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की 4 अवस्थाएं किसने बताई है। तो 4 अवस्थाएं अब आप यहाँ पर देखिएगा, हमने केवल चारों का ही जिक्र नहीं किया, पियाजे ने 6 बताई है, गिलीन और गिलीन ने 3 बताई है, याद कैसे रखें, गिलीन 3। फ्राइड ने सबसे अधिक 7 बताई है और जॉनसन ने 4 बताई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। और ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके पश्चात है, कौन सा सिद्धांत आदिम समाज से आधुनिक समाज तक की विकास यात्रा की प्रक्रिया को बताता है। तो इसमें दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, काम्टे का त्रिस्तरीय का सिद्धांत, काम्टे का जो 3 स्तर का सिद्धांत था, इसने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक लिखी काम्टे ने, जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का पहला नाम सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स रखा था। तो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक लिखी। इस पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में उन्होंने मानव के बौद्धिक विकास को 3 सत्रों में दिखाया। जो सबसे पहले जो सत्र बताए गए हैं वो धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर बताया गया, वैज्ञानिक स्तर बताया गया है। मतलब मनुष्य का विकास है वो 3 सत्रों से हुआ है, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय या काम्टे के 3 स्तर का नियम भी कहा जाता है। स्पेंसर के उद विकास का सिद्धांत, स्पेंसर ने अपना उद विकास का सिद्धांत है। वैसे उद विकास के सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। उस पुस्तक में उन्होंने जीवों के ऊपर उद विकास के सिद्धांत का वर्णन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 के अंदर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने समाज शास्त्र और जीवों से एक सादृश्यता करके, उसकी समानता स्थापित करके, जो जीव विज्ञान के अंदर चार्ल्स डार्विन ने उद विकास का सिद्धांत लागू किया था, उसी सिद्धांत को उन्होंने समाजशास्त्र के अंदर लागू किया। तो समाजशास्त्र में यदि पूछ ले उद विकासीय सिद्धांत के जनक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। डेविस का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। अब इस क्वेश्चन में डाउट है, क्लियर नहीं है भी इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत ये नहीं हो सकता, और स्पेंसर का उद विकास का सिद्धांत है ये भी, काम्टे का 3 स्तर का सिद्धांत ये नहीं हो सकता, क्योंकि मानव बौद्धिक विकास को बारे में बताता है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा संभावना है स्पेंसर के उद विकास के सिद्धांत की है। यदि आपको इसका क्लियर कट आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बताइएगा। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना। तो ये सांस्कृतिक गतिशीलता है। सांस्कृतिक गतिशीलता का तात्पर्य ये होता है भी एक देश की संस्कृति का दूसरी देश की संस्कृति में समावेशन होना या वहाँ तक पहुँचना। तो वेस्टर्न कल्चर है वो भारत तक पहुँची, अन्य देशों तक पहुँची है। तार्किक विचार। अब पश्चिमी संस्कृति है उसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, वो तर्क प्रधान संस्कृति है, तर्क प्रधान सभ्यता है। तो तार्किक विचारों का भी एक प्रक्रिया है, तार्किक विचार या धर्म निरपेक्षता को बढ़ाने की। और यह एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आदिम समाज से या कृषक या ग्रामीण समाज से औद्योगिक या आधुनिक समाज में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से है। साइंस गोज विद द मेथड एंड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब विज्ञान का विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, इसका संबंध पद्धति से है, इसका संबंध मेथड से है। ये बात किसने कही? लुंडबर्ग ने कही थी। और लुंडबर्ग ने और बात भी बोली है एक, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। तो ये लुंडबर्ग ने ये बात भी कही है। और विज्ञान का संबंध पद्धति से, न कि विषय सामग्री से। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? तो कृषक, कंसेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी। अब देखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने लघु समुदाय या कृषक समाज की अवधारणा का वर्णन किया। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक और है इनकी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956। तो ये दोनों पुस्तकें आप रॉबर्ट रेडफील्ड की देख लीजिएगा। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक और पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये दोनों पुस्तकें रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिखी गई है। कृषक समाज या लघु समुदाय भी पूछ ले तो वो दोनों अवधारणाएं हैं, वो किसकी है? वो अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इसके साथ साथ श्रीनिवासन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, B.R. चौहान और मैकम मैरियट, इनके बारे में हम आगे क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। इसके पश्चात आप देखिएगा, किसने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? तो परिस्थिति संस्थागत भूमिका ये रॉबर्ट बिरस्टीड ने कहा है। इसने कहा है भी परिस्थितियाँ वो पद का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि ये तो संस्थागत भूमिका है। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर प्राचार्य नहीं है, तो प्राचार्य नहीं है तो उसकी जगह पर एक व्यक्ति को, एक दूसरे प्रोफेसर को चार्ज दे दिया गया, तो वो काम तो किसका कर रहा है? प्राचार्य वाला कर रहा है। और वेतन किसका मिल रहा है? उसको प्रोफेसर वाला मिल रहा है। प्राचार्य वाली उसे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर वो पद तो उसका प्रोफेसर का ही है, लेकिन संस्था के हिसाब से उसकी परिस्थिति का निर्धारण हुआ है। तो इसी आधार पर रॉबर्ट बिरस्टीड ने क्या कहा था? परिस्थिति संस्थागत भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इसके साथ साथ रॉबर्ट बिरस्टीड ने एक बात और बोली थी जो हमने यहाँ पर लिखी है, परिस्थिति समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। याद रखिएगा इसे भी। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट बिरस्टीड। किसने? इसके पश्चात देखिए, रॉबर्ट बिरस्टीड ने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन। बहुत फेमस पुस्तक है रॉबर्ट, ये लिंटन ने ये पुस्तक लिखी थी। राल्फ लिंटन ने पुस्तक लिखी द स्टडी ऑफ मैन। इस पुस्तक में उन्होंने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, एक्वायर्ड एंड एस्क्राइब्ड। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति। 1936 में अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में राल्फ लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा था। अब देखिए, एक डेफिनेशन में यहाँ पर और लिख रखी है कि राल्फ लिंटन ने क्या कहा था? भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। ये लिखी हुई देखो, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर वीमेन इन द अर्बन लोकल बॉडीज? 74वें संवैधानिक संशोधन। देखिए, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 है ये। क्यों? क्योंकि 1992 में इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति के साइन के सिग्नेचर के पश्चात, अनुमति के पश्चात 1 जून 1993 को देश के अंदर लागू किया गया था। इसी तरह से 73वां संवैधानिक संशोधन या उसको नया पंचायती राज अधिनियम 1992 भी कहते हैं, वो भी 1992 में पारित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू किया गया था। तो ये दोनों डेट, 24 अप्रैल 1993 73वां और 1 जून 1993 74वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसमें, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। और 3 स्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी? निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद। बिल्कुल उसी तरह से 74वें संवैधानिक संशोधन में निम्न स्तर पर नगर पंचायत और फिर मध्यम स्तर पर नगर पालिका और उच्च स्तर पर या बड़े शहरों के अंदर यहाँ पर नगर पालिका या नगर परिषद और बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। जहाँ 73वें संवैधानिक संशोधन में संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। बिल्कुल उसी तरह से 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग 9 कै जोड़ा गया
और 12वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई और महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इस आरक्षण को 50% कर दिया गया है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, ये 73वां और 74वां दोनों आप अच्छी तरह से करना, संवैधानिक संशोधन है। किसने कहा है कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं? तो ये बात किसने कही थी? मर्टन ने कही थी। अब देखिएगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब हम प्रीवियस पेपर हल करते हैं तो चारों ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्राम्य नगर की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था गाल्पिन ने। गाल्पिन ने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल एनाटॉमी ऑफ एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, 1915। सोशल एनाटॉमी ऑफ एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी कब लिखी? 1915 में। इस पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रयोग किया, या फिर ग्राम्य नगर अवधारणा के जनक इसे माना जाता है। और जैसी सोरोकिन है, इसके बारे में और चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सोरोकिन ने के सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में और जो चीज़ें हैं वो हम आगे जब इसका क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे इसी लेक्चर में। रॉबर्ट फील्ड ने लिटिल कम्युनिटी पुस्तक लिखी थी, लघु समुदाय कृषक समुदाय की अवधारणा का इन्होंने वर्णन किया था, अभी हमने आपको बताया था। तो इस तरह से सभी ऑप्शन है उनके बारे में आपको बारीकी से पता होना चाहिए। इसके पश्चात द पावर एलिट। द पावर एलिट फेमस पुस्तक है किसकी? सी राइट मिल्स की। सी राइट मिल्स ने इस पुस्तक में अभिजन का शक्ति सिद्धांत दिया था। अब पेरेटो ने पुस्तक लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी, ये बहुत फेमस बुक है, इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती पूछी जाएगी। ये माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है पेरेटो की। और पेरेटो ने भी अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। परिभ्रमण का या सामाजिक परिवर्तन का इन्होंने परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब अभिजन कौन होते हैं? जो उच्च वर्ग के हैं, और जो उच्च वर्ग के हैं वो जब मेहनत करना छोड़ देंगे या कोई गलत कार्य करने शुरू कर देंगे तो वो फिर निम्न वर्ग में आ जाएंगे, और निम्न वर्ग के वो मेहनत करके उच्च वर्ग में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब उच्च वर्ग में जाते हैं या फिर निम्न वर्ग में आते हैं तो इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। और इसी को आधार मानकर जो पेरेटो है, इन्होंने अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। इसके साथ साथ पेरेटो ने अभिजन वर्ग या इलाइट वर्ग को 2 भागों में बांटा था, शासकीय और गैर शासकीय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शासकीय कौन से हैं? जो राजनीति से संबंधित है, जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। और गैर शासकीय कौन से हैं? जो राजनीति से संबंधित नहीं है, जैसे सैनिक अधिकारी हो गए, जो व्यापारी हो गए, उद्यमी हो गए, उद्योगपति हो गए, तो वो गैर सरकारी अभिजन के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर मैक्स वेबर के बारे में जान लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड रिलीजियस लाइफ पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक लिखी, रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। और इसके बारे में हम आगे आपको लेक्चर में इसी में हम आगे और बताएंगे। एक बहुत फेमस कोटेशन है पेरेटो की। पेरेटो ने कहा, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। यहाँ पर कुलीन तंत्र का मतलब अभिजन, उच्च वर्ग, इलाइट वर्ग। कब्रगाह का मतलब इसमें इतिहास में पता नहीं कितने कुलीन लोग हैं वो इसमें समा गए हैं। तो ये क्वेश्चन, अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 100 एंड 101 पर हम पहुँचे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यदि आप में से किसी को भी 101 क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, 101 लिखकर उसका आंसर, लेकिन सोर्स सहित लिखिएगा। सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है, जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। तो इनमें से आप देखकर बताइएगा। इसके पश्चात निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगति की नहीं है? अब वांछित दिशा में परिवर्तन ये विकास की विशेषता है, तो ये इसका आंसर सही होगा। इसके पश्चात लाभ या अधिक व हानि कम प्रगति होगी, मानवीय सुख में वृद्धि प्रगति होगी, मूल्य के निर्धारण से स्वतंत्र। तो ये वांछित दिशा में परिवर्तन है, इसके कारण ये विकास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की विशेषता है, इसका आंसर क्लियर नहीं है। किसी आप में से किसी को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which article of the Constitution emphasizes that state government will give special promotion of education and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक विशेष सहायता देगी? अनुच्छेद 46 के अंदर।
आर्टिकल 46 में इसका वर्णन किया गया है और ये सारी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 करता है। देखिए सभी ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 346 राज्य या संघ या राज्यों के बीच में आधिकारिक भाषा का प्रबंध किया जाता है। इसके बीच में भी राज्य या संघ के बीच में कौन सी आधिकारिक भाषा होगी, उसको जो कानूनी मान्यता है वो दी जाती है, वो संविधान की धारा 300 अनुच्छेद 346 के तहत। और आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। छुआछूत को जो उसमें गैर कानूनी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम 105th क्वेश्चन में। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य करने अथवा सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में काम करेंगे तो कोऑपरेशन ही होगा, सहयोग ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सहयोग। अब आप देखिए सात्मीकरण, समायोजन, प्रतिकूलता, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो दो पक्ष है, उन दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा और उसके पश्चात जब उन्हें लगा भी आपस में एक दूसरे से वो जीत नहीं सकते हैं, नुकसान या कोई लाभ नहीं है, तो उनके एक एकीकरण की प्रक्रिया चलती है जिसे सात्मीकरण कहते हैं। समायोजन, अकोमोडेशन, आपस में फैसला करना या समायोजित करना। ये जो तीनों हैं, सात्मीकरण, समायोजन और सहयोग, ये सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। और ये प्रतिकूलता असहयोगी प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज शास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाएं वो दो प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। सहयोगी प्रक्रिया वो होती है जिसमें आपसी सहयोग से आगे बढ़ा जाता है। असहयोगी प्रक्रिया वो होती है जिसमें आपस में सहयोग नहीं किया जाता, जैसे प्रतियोगिता, प्रतिकूलता, संघर्ष, ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। देखिए क्रमबद्ध विवरण और व्याख्या है वो तो गिंडीस कह रहे हैं, तो इसके लिए मैकाइवर और पेज का आंसर इसका ठीक हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। अब सोरोकिन के बारे में हमने आपको पहले पीछे बताया था। तो सोरोकिन ने पुस्तक लिखी द सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इसको। कल्चरल डायनेमिक्स का मतलब होता है सांस्कृतिक गतिशीलता। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन ने दिया। और सांस्कृतिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। कौन से प्रकार बताए उन्होंने? और क्षैतिज सांस्कृतिक गतिशीलता और उदग्र सांस्कृतिक गतिशीलता, या हम इसको ये कहें कि हॉरिजॉन्टल कल्चरल डायनेमिक्स और वर्टिकल कल्चरल डायनेमिक्स, इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा था। अच्छा, इसके पश्चात आकबर्न, दुर्खीम और डेविस है, इनके बारे में हम आपके आगे इसी क्वेश्चन में हम आपको डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। तो दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता किस समाज में पाई जाती है? अब देखिएगा दुर्खीम ने 2 प्रकार की एकता की बात की है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। सरल समाज थे, आदिम समाज थे, जनजातीय समाज थे जहाँ पर श्रम विभाजन नहीं था। एक ही व्यक्ति के द्वारा एक मशीन की तरह सभी व्यक्ति समान रूप से काम करते थे, मशीन की तरह समानता के साथ काम करते थे, इसलिए इसको इन्होंने नाम दिया यांत्रिक एकता। सरल समाज की विशेषता थी। आधुनिक और जटिल समाज है, उसकी विशेषता सावयवी एकता है। यहाँ पर श्रम विभाजन पनपा, आवश्यकताएं बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ने के कारण श्रम विभाजन पनपा। और श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दुर्खीम का है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खीम का है, आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम का है। तो अब इसमें देखिएगा सावयवी एकता क्या? श्रम विभाजन हुआ तो सारे व्यक्ति अलग अलग काम करने लगे। एक कपड़े का काम करने लगा, एक लोहार का काम करने लगा, एक सोनार का काम करने लगा। तो अब जब सुनार है उसको कपड़े चाहिए तो किसके पास जाएगा? ये जाएगा कपड़े के व्यापारी के पास, कपड़े वाले के पास। और लोहे की चीज़ें चाहिए तो ये लोहार के पास जाएगा। इसी तरह से लोहार को आभूषण चाहिए, सुनार के पास जाएगा। तो ये सभी इनके अंदर जो आपस में ये प्रकार्यात्मक एकता पनपती है, इसी को दुर्खीम ने सावयवी एकता कहा है। भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संबंधित होना, एक दूसरे से निर्भर होना। तो जो सावयवी एकता है वो जटिल समाज की विशेषता है। वैसे आधुनिक समाज और औद्योगिक समाज है, ये भी जटिल समाज के अंतर्गत ही आते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया था, क्योंकि इसकी सही आंसर तो इसका जटिल समाज है।
और ये जटिल आधुनिक समाज और औद्योगिक समाज ये जटिल समाज के अंदर ही आते हैं, तो इसका आंसर जटिल समाज होना चाहिए। अब ये पता नहीं इसका आंसर इन उपरोक्त सभी माना गया है या क्या माना गया है। किसी व्यक्ति के पिता में है, पिता के दादा उसके क्या है। देखिए जो किनशिप की बात हम करते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की किनशिप है, रिलेटिव्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। जो हम जिसके साथ हम ब्लड रिलेशन में, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में हैं, वो हमारे प्राथमिक नातेदार होंगे। प्राथमिक का प्राथमिक हमारा द्वितीयक होगा, और प्राथमिक के प्राथमिक का प्राथमिक हमारा तृतीयक होगा। जैसे देखिए आप भाई बहन हैं, तो भाई बहन आपस में क्या होंगे, प्राथमिक नातेदार होंगे। और इसी तरह से आप, इसने क्या कहा, व्यक्ति के पिता में का मतलब दादा, पिता के दादा। तो व्यक्ति कितने स्टेप हमें पिता के पिता तक पहुंचने के लिए, या पिताजी के दादा तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप चलाने पड़ेंगे वो देख लो। पहला स्टेज पिता के पास, तो पिता प्राथमिक नातेदार। दूसरा स्टेज पिता के पास, तो क्या होगा, द्वितीयक नातेदार हो गया पिता का पिता। और तीसरा स्टेज पिता का पिता मतलब पिता का दादा, तो ये तृतीयक नातेदार होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तृतीयक संबंधी होगा। तो आपको ऐसे जोड़कर देखने, जैसे मान लो आपको कोई ये कह दे भी आपकी भुआ है, वो आपकी कौन सी नातेदारी में भुआ है, तो पिता के पास पहुंचेंगे हम, पहला स्टेज। दूसरा, पिता के भुआ के साथ कैसे संबंध है, प्राथमिक नातेदारी है, तो पिता के साथ एक स्टेप, और दूसरे स्टेप में हम भुआ के पास पहुंचेंगे तो वो कौन सा हो गया, द्वितीयक नातेदार हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार वह मानव बस्ती एक शहर है जिसमें 50,000 लोग रहते हैं। अब ये भारतीय जनगणना, इसमें ये नहीं पूछा गया अभी कौन सी जनगणना के अनुसार। वैसे तो 1961 की जनगणना के अनुसार डाटा अवेलेबल है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, किन में से कौन सा असत्य है। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सा असत्य है या कौन सा नहीं है इनमें से, वो बहुत अच्छी तरह से करिएगा। अब देखिए राल्फ लिंटन में हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में 1936 में इन्होंने जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक्वायर्ड एंड एस्क्राइब्ड, अर्जित और प्रदत्त। इसका मतलब पहला सही। फ्राइड ने सबको 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये भी सही। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए, अभी हमने बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृति के भी 2 तत्व बताए हैं, चेतनात्मक और भावनात्मक। चेतनात्मक भौतिक संस्कृति है, भावनात्मक आध्यात्मिक संस्कृति है। और ये कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन चेतनात्मक और भावनात्मक के बीच में घूमता रहता है। इसके पश्चात किम्बाल यंग है। किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जबकि इसमें क्या लिखा है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 3 प्रकार बताए हैं। तो आंसर सही कौन सा होगा, कौन सा असत्य, असत्य कौन सा है, ये 4th असत्य होगा, बाकी तीनों सत्य है। अब किम्बाल सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं, कौन से राइटर ने कौन कौन से बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से देखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है, श्रीनिवासन की है। देखो श्रीनिवासन ने प्रभु जाति की अवधारणा दी, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, इन्होंने ब्राह्मीकरण की अवधारणा दी। तो ये जो तीनों अवधारणाएं श्रीनिवासन की है, और श्रीनिवासन ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। और श्रीनिवासन है भारतीय, जो ये भारतीय लेखक है। प्रभु जाति क्या होती है, डोमिनेट क्लास क्या होती है, जो गांव में जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है। जो प्रभु जाति है देहाती क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की एक विशेषता है। गांव के अंदर सबसे अधिक संख्या में जो जाति होती है, जिनके पास जमीन जायदाद सबसे अधिक होती है, राजनीतिक आर्थिक शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, वो जाति प्रभु जाति कहलाती है। क्लियर। योगेंद्र सिंह ने एक फेमस बुक लिखी थी, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। ये पुस्तक इसकी बहुत फेमस पुस्तक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। घुरिये, दुबे, इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे, आप देखते जाइएगा। केवल ये क्वेश्चन पेपर ही हम हल नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम कम से कम 150 या 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए सत्य है, सत्य नहीं है। अब इन्होंने देखो क्या कहा है, सत्य नहीं है। अब हम सत्य है पढ़ लेंगे तो उद्देश्यों की समानता पहला ही मिल गया, हम सोचेंगे यही आंसर है और इसका लगा देंगे। अब देखिए कौन सामाजिक प्राथमिक समूह कौन से होते हैं, जो जैसे परिवार है प्राथमिक समूह है, इसके सदस्य कम होते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, और ये संबंध अपने आप ही बन जाते हैं, स्पोंटेनियस होते हैं। शारीरिक निकटता का अभाव
अब ये तो शारीरिक रूप से निकट होते हैं, सभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, लेक ऑफ फिजिकल प्रोक्सिमिटी। ये विशेषता किसकी है, ये द्वितीयक समूह की विशेषता है, क्योंकि द्वितीयक समूह आकार में बड़े होते हैं, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, संबंध औपचारिक होते हैं। प्रश्नावली को तथ्य प्रश्नावली तथा मत या मनोवृत्ति प्रश्नावली के रूप में किसने परिभाषित किया है। तथ्य प्रश्नावली कौन से होते हैं, जिनका उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना हो, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, उसके संबंधी आंकड़े जब इकट्ठे करने हो तो उसको तथ्यात्मक प्रश्नावली कहते हैं। और जब किसी विषय पर लोगों की राय जाननी हो, जैसे किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, कोविड-19 पर आपकी क्या राय है, तो इसके ऊपर जब किसी विषय पर मत जानना और राय जाननी हो तो उसको मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली कहा जाता है। तो ये बात किसने कही है, ये बात लुंडबर्ग ने कही है। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को दो भागों में बांटा है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। क्लियर। अब देखिए यंग है, पीवी यंग ने जो प्रश्नावली है उसको संरचित और असंरचित प्रश्नावली में बांटा है। संरचित प्रश्नावली कौन सी होती है, जो पहले से ही जिसकी रचना कर ली जाती है, फील्ड में जाने से पहले रचना कर ली जाती है, प्रश्न पहले बना लिए जाते हैं। असंरचित प्रश्नावली कौन सी होती है, जिसमें पहले से प्रश्नों की रचना नहीं की जाती, बल्कि विषय लिख लिए जाते हैं भी कौन से विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बोगार्ट्स ने परिवार को प्रथम पाठशाला माना था, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी परिवार को प्रथम पाठशाला किसने माना है, बोगार्ट्स से माना है। गुड्डे में होट के बारे में आगे पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। सामाजिक अनुसंधान में कौन सी गुणात्मक पद्धति नहीं है। अब गुणात्मक नहीं है इसका मतलब वो कौन सी होगी, संख्यात्मक होगी। विच इज नॉट क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। अब देखिए गुणात्मक और संख्यात्मक कौन सी होती है, वह पद्धति जिसमें गुणों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, गुणों से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जाएगी तो वो गुणात्मक होगी। और वह पद्धति जिसमें संख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो संख्यात्मक होगी। तो इसमें हमें क्लियर पता लग रहा है कौन सी है, स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी पद्धति है, ये कौन सी है, गुणात्मक पद्धति नहीं है, ये संख्यात्मक पद्धति है। समाज नीति, आगमन निगमन और व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, ये तीनों कौन सी है, गुणात्मक पद्धति है। तो गुणात्मक और संख्यात्मक पद्धतियों का भी हमें पता होना चाहिए। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज द मेन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और ये परिभाषा आप देखिएगा न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो ये बात किसने की, हर्षकोविट्स ने कही है। ये बात हर्षकोविट्स ने क्या कहा है भी, संस्कृति है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मतलब जो चीज़ें मनुष्य ने बना रखी है वो सारी चीज़ें संस्कृति है। इसके व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाएं, ये बात किसने कही, राल्फ लिंटन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है, ये बात किसने की, राल्फ लिंटन ने। इसके साथ साथ संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग मानव शास्त्र के जन्मदाता ईवी टाइलर ने 1871 में किया था और उनकी पुस्तक थी प्रीमिटिव कल्चर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रीमिटिव कल्चर किसकी है, पुस्तक किसकी है, ईवी टाइलर की है। ईवी टाइलर जो मानव शास्त्र के जनक कौन थे, ईवी टाइलर थे। संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ईवी टाइलर ने किया। और संस्कृति शब्द का समाजशास्त्र में कहाँ से प्रयोग, कहाँ से लाया गया, मानव शास्त्र से लाया गया। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। एस.सी. दुबे, श्यामचरण दुबे के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके पश्चात भारत में समाजशास्त्र के पाठ्य और क्षेत्रीय परिदृश्य के समन्वय कौन है, इसका आंसर सुरजीत सिन्हा नजर आ रहा है, लेकिन क्लियर हम नहीं है। यदि आपके पास इसके बारे में क्लियर जानकारी हो तो हमें जरूर बताइएगा। इसके पश्चात आप देखिएगा सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अब यहाँ पर आप कई क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग सबसे पहले E.A. रोस ने किया। उन्होंने पुस्तक लिखी सोशल कंट्रोल 1901 में। अब E.A. रोस ने कौन सी पुस्तक लिखी, सोशल कंट्रोल। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया 1901 में। और सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन हुए, E.A. रोस हुए। इसके पश्चात चार्ल्स कुल्ले ने एक पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902। फिर इसके बाद चार्ल्स कुल्ले ने इस पुस्तक में प्रयोग किया, किस चीज़ का प्रयोग किया इन्होंने, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया। इनके पश्चात 1906 में फोकवेज पुस्तक लिखी, किसने लिखी, 1906 में फोकवेज पुस्तक समनर ने लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया था किसका, सामाजिक नियंत्रण शब्द का। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले प्रयोग किया गया E.A. रोस के द्वारा।
सोशल कंट्रोल पुस्तक 1901 में। इसके पश्चात ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में चार्ल्स कूले के द्वारा, इस चार्ल्स कूले ने इस पुस्तक में स्वयं का आईना या आत्मदर्पण का सिद्धांत भी दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्पण का सिद्धांत किसका है, किस पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो अब देखिएगा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु क्लासिफाइड सोशल कंट्रोल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में किसने बांटा था, तो ये बांटा था कार्ल मानहिम ने। कार्ल मानहिम ने इसे दो भागों में बांटा था। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जॉनसन ने समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं बताई है। हमने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था, साथ में अपना एवोल्यूशन भी कीजिएगा कि अपनी माइंड पावर कितना शार्प है। डाइवर्सिटीज पुस्तक किसने लिखी, अब देखिए यहाँ पर हम डीपी मुखर्जी को देख लेते हैं। डाइवर्सिटीज पुस्तक लिखी डीपी मुखर्जी ने, और डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और डीपी मुखर्जी को भारत का सोरोकिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का सोरोकिन किसे कहा जाता है, डीपी मुखर्जी को कहा जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये पुस्तक भी डीपी मुखर्जी की है। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं का अध्ययन किया था, तो डीपी मुखर्जी ने परंपराओं का अध्ययन किया। डीपी मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। AR देसाई मार्क्स अपने लेख में मार्क्सवादी विचारधारा का ये प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय समाजशास्त्री है। RK मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य का सिद्धांत दिया था। सोशल वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज पुस्तक उन्होंने लिखी थी। घुरिये ने जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, और जाति व्यवस्था के इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी, लक्षण भी बताए थे। अब देखिए चारों ऑप्शन है, ये चारों भारतीय लेखक है, भारतीय समाजशास्त्री है। और जो घुरिये है वो भारत के अंदर समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र की शुरुआत की गई थी वो 1914 में 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में की गई थी, और प्रथम शिक्षक थे पैट्रिक गिड्स, और उनके शिष्य थे GS घुरिये। और उनके पश्चात जो पहले समाजशास्त्र के शिक्षक बने थे, प्राध्यापक बने थे, वो थे GS घुरिये। तो GS घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक भी हम कह सकते हैं। इसे आराम चेयर वाला समाजशास्त्री भी कहा जाता है, GS घुरिये को, सदाशिवराव घुरिये को। घुरिये तो इस किस संप्रदाय से संबंधित हुए, बम्बई संप्रदाय, बम्बई स्कूल से ही संबंधित हुए। अब देखिए इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व वैश्विक गांव बनता है। तो वैश्वीकरण में क्या आएगा, इसमें तकनीकी विकास की प्रक्रिया तो है, और इसमें प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया भी है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये सारी प्रक्रियाएं इस अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है संपूर्ण विश्व को नज़दीक लाने की, और इसमें आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, इसमें संस्कृति का आदान प्रदान होता है, इसमें साहित्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना होती है, और पूंजीवाद का विस्तार होता है। इनके पश्चात आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा इनको। एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर आता है। पहला तो हम ये देखते हैं भी, समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार है। हम इस क्वेश्चन के आंसर में क्लियर नहीं है हमें इसका आंसर, क्योंकि व्यवस्था की बात टालकर पार्सन्स करते हैं, उसी आधार पर हमें पार्सन्स इसका आंसर सही नज़र आ रहा है, और हम इसमें कन्फर्म नहीं है। आप कन्फर्म हो तो आप हमें बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर किस समाजशास्त्री ने किस गांव का अध्ययन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इसका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। BR चौहान। BR चौहान ज़्यादातर राजस्थान में है, और राणा भी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो BR चौहान ने राणावतों की सदड़ी गांव का अध्ययन किया था। राणावतों की सदड़ी या सीधा सदड़ी गांव भी होता है। चौहान राजस्थान में ज़्यादा है, राणावत भी राजस्थान में है, तो राणावतों की सदड़ी गांव का अध्ययन किया था BR चौहान ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने
मेक्सिको के टोपोजलान गांव का अध्ययन किया था। देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, लिटिल कम्युनिटी पुस्तक लिखी थी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक लिखी थी, हमने आपको शुरुआत में ये बताया था। आंद्रे बितई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। ई कैप्लिन गॉफ ने भी ये दोनों ने अध्ययन किया। ये तमिलनाडु के तंजौर जिले के गांव थे। ई कैप्लिन गॉफ ने तो कुंबापटई गांव का अध्ययन किया। आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। श्रीनिवासम ने मैसूर के रामपुर गांव का अध्ययन किया था। मजूमदार मैं से मैं याद रखना मुहाना। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने मुहाना गांव का अध्ययन किया था, अपनी स्टडी की थी वो मुहाना गांव पर उन्होंने स्टडी की थी। मैकम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस.सी. दुबे, श्यामचरण दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। किसका किया था? समीरपेट गांव का अध्ययन श्यामचरण दुबे। देखो श्यामचरण दुबे समीर मिल रहा है नाम, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। मैकम मैरियट किशनगढ़ी, दोनों लेडीज नाम से नजर आ रहे हैं तो ऐसे ध्यान रखिएगा। मजूमदार मुहाना याद रखिएगा। श्रीनिवासम रामपुर, और कैफलिन और गफ और आंद्रे बिताई इन्होंने तंजौर जिले के कैफलिन और गफ है, ये देखो इसका नाम भी उटपटांग साई नजर आ रहा है तो उटपटांग साई कुंभापटाई। और आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम का अध्ययन किया था। बी.आर. चौहान ने, तो ये आप देखिएगा अच्छी तरह से, इनको कर लीजिएगा। इसके पश्चात इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है एक। अब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक इज रिटन बाय A.R. देसाई। हु रोट दिस बुक? A.R. देसाई। अब देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भारतीय राइटरों पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो A.R. देसाई हो, D.P. मुखर्जी हो, R.K. मुखर्जी हो, योगेंद्र सिंह हो, श्रीनिवासन हो, तो आप इनको, आंद्रे बिताई हो, इनको भारतीय जो राइटर है इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? G.S. घुरिये है। D.P. मुखर्जी के डाइवर्सिटीज पुस्तक हमने पीछे पढ़ी, इसकी पुस्तक हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पढ़ी, और इसके मार्क्सवादी विचारधारा का इसके ऊपर प्रभाव था। इसे भारत का सोरोकिन भी कहा जाता है, तो इसका सारे हमने। और जो A.R. देसाई है, A.R. देसाई ने अपने लेख के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में लिखने वाले पहले भारतीय समाजशास्त्री थे। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप देखिए अच्छे से कीजिएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, हु इज मार्क्सियन राइटर इन इंडियन सोशोलॉजी? भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी लेखक कौन है? तो मार्क्सवादी लेखक कौन है? A.R. देसाई है। अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक सत्रीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग्सले डेविस व मूर है। कौन है? किंग्सले डेविस और मूर है। आगे चलते हैं हम। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स के अनुसार इनमें से कौन सा पक्ष अलगाव के लिए उत्तरदायी है? अलगाव, लगाव न रहना। अब कार्ल मार्क्स ने, ये देखिए उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि प्रथम अवस्था में, अलगाव की प्रथम अवस्था है, उस अवस्था में व्यक्ति वस्तुओं के प्रति अलगाव पैदा हो जाता है, क्योंकि वो मशीन की तरह वस्तुओं से उत्पादन करता है, और जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती, उसकी इच्छा नहीं है, बल्कि पूंजीपति ने जो वस्तुएं उत्पादन करने के लिए कहा है वो उसी में लगा रहता है, इसलिए उसकी जो रुचि है उन वस्तुओं के प्रति कम हो जाती है। तो पहली अवस्था में लगाव है वो वस्तुओं से खत्म होता है। दूसरी अवस्था में वो दिन रात काम करता है, इतना काम में व्यस्त रहता है कि वो प्रकृति से उसका लगाव खत्म हो जाता है, प्रकृति के वो संपर्क में नहीं रह पाता। तीसरी अवस्था में उसे स्वयं के प्रति अलगाव हो जाता है, क्योंकि वो इतना खो जाता है कि उसे अपने बारे में भी उसके पास समय नहीं रहता, अपने घर वालों के बारे में उसके पास समय नहीं रहता, और इस तरह से धीरे धीरे मानव जाति से भी उसका अलगाव हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो अलगाव के लिए उत्तरदायी कारक बताए हैं, इसके परिणाम बताए, उसमें उपरोक्त सभी वाला आंसर सही होगा। वह पद्धति जो किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे व्यक्ति की इकाई हो, परिवार हो, संस्था हो, संस्कृति हो, समूह हो, समुदाय हो, क्यों न हो, के जीवन की खोज और विश्लेषण करती है। तो अब देखिए किसी एक अंग या इकाई मानकर उसका गहन अध्ययन करना व्यक्तिगत अनुसूची कहलाती है। अब इसके अंदर व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी कहलाता है। अब केस स्टडी है वो कैसी विधि है? गुणात्मक है या संख्यात्मक, पता होना चाहिए ना हमें। तो ये कौन सी विधि होगी? गुणात्मक विधि है। तो गुणात्मक और संख्यात्मक, अब प्रत्येक प्रश्न के बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसके पश्चात सामाजिक अनुसंधान का कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्राइमरी सोर्सेज कौन से होंगे? देखिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो प्राइमरी सोर्सेज कौन होंगे? जिसमें से हम सूचना लेने वाले पहले व्यक्ति है। जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया, हम किसी घटना को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो प्राइमरी सोर्सेज होगा वो। ये हम किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। इंटरव्यू ले रहे हैं किसी से, साक्षात्कार ले रहे हैं, तो वो भी कौन सा आएगा? प्राइमरी के अंदर आएगा। जीवन इतिहास है,
जीवन इतिहास किसके अंदर होगा? केस स्टडी उसकी लिखी हुई है वो हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी प्राइमरी के अंदर आएगा। अब क्वेश्चनेयर है तो क्वेश्चनेयर किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नावली है, क्योंकि जब हमने किसी के बारे में सूचना कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सूचना प्रश्नावली के अंदर भर के हमारे पास देगा। तो ये कौन सी होनी चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी? क्वेश्चनेयर भी प्राइमरी होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो फिर साक्षात्कार है ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि किसी घटना से संबंधित जब हम दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। फिर भी आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। इसके पश्चात है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बहुत ही फेमस बुक है, किसकी? योगेंद्र सिंह की। देखिए ये जो 3 किताबों का नाम हमने लिखे हैं इनमें से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवासन की। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत का वर्णन किया था। सामाजिक गतिशीलता के 2 इन्होंने प्रकार बताए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। योगेंद्र सिंह ने पुस्तक लिखी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, और इसके साथ साथ श्याम चरण दुबे इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 3 पुस्तकें प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी, इंडियन सोसाइटी, द कमर KAMAR, और विकास का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक श्यामचरण दुबे में लिखी थी। BR चौहान ने किस गांव का अध्ययन किया था? अभी बताया था, राणावतों की सिदड़ी, राजस्थान के गांव का अध्ययन। यहाँ पर देखिएगा भारत में सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत क्या किसका है? तो सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी का है। देखिए DP मुखर्जी और RK मुखर्जी दोनों अलग अलग हैं। अब इन्होंने पुस्तक लिखी थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक कब लिखी? 1949 में, 1949 में। और डायमेंशन ऑफ वैल्यूज पुस्तक कब लिखी? 1964 में। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने वर्णन किया था सामाजिक मूल्यों का। इसके साथ साथ उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, रीजनल सोशोलॉजी। रीजनल सोशोलॉजी पुस्तक में भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। तो इसकी 3 फेमस बुक याद रखना, कौन सी? रीजनल सोशोलॉजी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इन पुस्तकों में उन्होंने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत का वर्णन किया था। अब उन्होंने सामाजिक मूल्य इसे 2 प्रकार के बताए थे, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। साध्य मूल्य, साध्य का मतलब क्या होता है? वो मंजिल है हमारी, और साधन मूल्य उस मंजिल तक पहुंचने के साधन है। तो इन्होंने मूल्यों को 2 भागों में बांटा था। अब हम GS घुरिये की बात करते हैं। श्रीनिवासन ने कौन सी पुस्तक लिखी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। DP मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक लिखी। RK मुखर्जी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, रीजनल सोशोलॉजी पुस्तक लिखी। और घुरिये ने सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। बाकी GS घुरिये के बारे में हम आपको आगे पूरा डिटेल से बताएंगे। प्रत्यक्षवाद चिंतन जगत का आंदोलन है, जो जगत की व्याख्या पूर्ण रूपेण अनुभव के आधार पर करता है, ये मार्टिनडेल ने कहा था। एक बात यहाँ पर और देखिएगा, प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे, किस पुस्तक में प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया? पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना करप्शन कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए अपराध क्या होता है भी। कानून, सामाजिक मूल्यों या कानूनी मूल्यों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। अपराध कितने प्रकार का होता है? वैश्यक अपराध, श्वेतवसन अपराध, बाल अपराध। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही की अवधारणा के जनक कौन है? मैक्स वेबर हैं, जर्मनी के रहने वाले थे। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत इन्हीं का था। भ्रष्टाचार, किसी प्रलोभन में आकर किसी को काम को या तो करना या फिर न करना। आलस्य। इसके पश्चात आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैट्रियार्कियल फैमिली। मातृसत्तात्मक परिवार कौन सा नहीं है? देखिए नायर, गारो और खासी जनजाति है, ये कौन सी है? मातृसत्तात्मक है। टोडा जनजाति है, पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक परिवार के जनक ब्रीफाल्ट है। ब्रीफाल्ट ने एक पुस्तक लिखी द मदर्स। इस पुस्तक में उन्होंने मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया। और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जनक सर हेनरी मैन है। तो द मदर्स पुस्तक किसकी? ब्रीफाल्ट की। मातृसत्तात्मक का जनक कौन? ब्रीफाल्ट। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विस्तृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है। इंजन कौन कहता है? रास। इंजन रास आया, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। और सामाजिक नियंत्रण के साधनों को हम कितने भागों में बांटते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। कानून, पुलिस, अदालत वाले औपचारिक हो गए, और जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र, दोस्त, परंपराएं, रीति रिवाज, इनसे नियंत्रण होता है वो
अनौपचारिक हो गया। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, भौतिक और अभौतिक दो भागों में किसने बांटा है? तो संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटने वाले कौन थे? आगबर्न थे। आगबर्न और निमकोफ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल चेंज 1922 में। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जिनको हम देख सकते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई है वो भौतिक संस्कृति है, जैसे सड़क, मकान, बसें, गाड़ियाँ। अभौतिक संस्कृति कौन सी है? अभौतिक संस्कृति वो संस्कृति कहलाएगी जो हमारे विचारों से, परंपराओं से, जनरीतियों से, जनरूढ़ियों से संबंधित है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। इसी पुस्तक में आगबर्न और नीमकोफ ने सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक आलंबन की अवधारणा दी थी। तो सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक आलंबन की अवधारणा किसकी है या इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आगबर्न और निमकोफ है। सोशल चेंज पुस्तक 1922 में इनका वर्णन किया था। अब क्या होता है, भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन आते हैं और अभौतिक संस्कृति में उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं आते। भौतिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इसी तरह से भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति के भौतिक संस्कृति के मुकाबले में पिछड़ने को ही सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा गया है। सोरोकिन, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, पुस्तक का नाम हमें बताया था। कार्ल मार्क्स ने देखो अलगाव का सिद्धांत दिया था, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, द्वंद्ववाद का सिद्धांत, हिगल का सिद्धांत था, उसमें इन्होंने संशोधन किया था। और कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली पुस्तक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी। इन्होंने जो पूंजीपति वर्ग था उसके विरुद्ध काम किया और इन्होंने एक नारा भी दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय अपनी जंजीरों के और कुछ भी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र के अंदर बहुत ही योगदान रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इंडियाज विलेज, इंडियाज विलेज पुस्तक किसकी है? तो हम यहाँ पर इससे मिलती जुलती बहुत सारी पुस्तकें देखते हैं। बेडन पावेल की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन विलेज कम्युनिटी, बेडन पावेल। डीएन मजूमदार ने पुस्तक लिखी रूरल प्रोफाइल, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? रूरल प्रोफाइल। एससी दुबे, श्यामचरण दुबे की पुस्तक है इंडियन विलेज, श्यामचरण दुबे, दुबग्गे इंडियन भारत में, याद रखना। एमएन श्रीनिवासन अलग एस, तो इंडियाज विलेज, एमएन श्रीनिवासन सै और सै इंडियाज विलेज। तो इंडियाज विलेज पुस्तक किसकी है? एमएन श्रीनिवासन की है। इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है? श्यामचरण दुबे की है। और मैकम मैरियट ने कौन सी पुस्तक लिखी? विलेज इंडिया, विलेज इंडिया किसने लिखी? मैकम मैरियट ने। अब एक बार फिर देखिएगा आप, इंडियाज विलेज एस आ गया तो श्रीनिवासन, इंडियन विलेज इंडियन दुबे, दुबग्गे इंडियन भारत में। तो ये दो तो याद रह जाएंगे, कौन कौन सी? इंडियाज विलेज श्रीनिवासन, इंडियन विलेज दुबे, और मैकम मैरियट ने विलेज इंडिया पुस्तक लिखी, विलेज इंडिया। तो ये तीनों पुस्तकें हैं, इनमें डाउट रहता है तो ये तीनों आप कोई भी निशानी बनाकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बेडन पावेल ने पुस्तक लिखी इंडियन विलेज कम्युनिटी। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो ऊपर देखिए। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक लेविस ममफोर्ड, द कल्चर ऑफ सिटीज, अर्बन कम्युनिटी, हमारी कल्चर है ना, छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? मम, कोई चीज़ अब मम, तो कल्चर ऑफ सिटीज लेविस ममफोर्ड। द अर्बन कम्युनिटी पुस्तक लिखी पार्क्स एवं बर्जेस। देखिए इंडियन विलेज कम्युनिटी बेडन पावेल की है, द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्जेस की पुस्तक है। रॉबर्ट पार्क अमेरिकन जो समाजशास्त्री थे, नगरीय समाजशास्त्र के जनक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पश्चात है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया सहयोगी प्रक्रिया नहीं? ये हमने आपको शुरू में ही बताया था। सहयोगी कौन सी है? इसमें सहयोग होता है, सात्मीकरण में भी सहयोग होता है, समायोजन में भी सहयोग होता है, लेकिन कंट्रोवर्शन में सहयोग नहीं होता है, इसमें एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण, समायोजन ये सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। संघर्ष, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिएगा एक फेमस बुक है गोल्डन बफ, BOUGH। ये पुस्तक किसकी है? जेम्स फ्रेजर की है। जेम्स फ्रेजर ने जादू का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जादू के दो प्रकार के बताए थे, सकारात्मक जादू और नकारात्मक जादू, याद रह जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या, कौन सा सत्य है? ये तो सही हो गया क्योंकि दो प्रकार, सकारात्मक और नकारात्मक। टोडा जनजाति में सहप्रसविता या सहकष्टी प्रथा प्रचलित है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो
पति है उसकी पत्नी को जो प्रसव पीड़ा हो रही होती है या संतान पैदा होती है, और जो पच परहेज वो रखती है, जिन चीज़ों की वो ध्यान रखती है, बिल्कुल पति को वैसे ही करना पड़ता है। वो भी घर से बाहर नहीं जाएगा, वो भी वैसे ही खाना पीना करेगा, वो भी वैसे ही तड़फेगा, उसके भी वही परहेज होंगे जो पत्नी के होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया सह प्रसविता, साथ मिलकर प्रसव पीड़ा को सहन करना, साथ में कष्ट सहन करना। तो ये टोडा जनजाति में प्रचलित है, तो ये भी ठीक है। इसके पश्चात है खासा और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है, ये भी ठीक है। बहुपति विवाह कितने प्रकार के होते हैं? भ्रातक बहुपति या अभ्रातक बहुपति। टाइलर ने सिद्धांत दिया था आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत इसका था आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत। और जीवित सत्तावाद या मानववाद है, ये सिद्धांत है कॉन्ड्रिगटन, कमेरियट और पियूष का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात है तो इसका आंसर, सही आंसर कौन सा होगा? ये डी होगा। बी असत्य ये है, क्योंकि ये सिद्धांत है टाइलर के द्वारा नहीं दिया गया, ये सिद्धांत कॉन्ड्रिगटन, मैरियट और पियूष के द्वारा दिया गया था। टाइलर के द्वारा तो आत्मवाद और जीववाद का सिद्धांत दिया गया था। इसके पश्चात है हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के। ये मैकाइवर और पेज ने कही थी, हम समितियों के सदस्य होते हैं। हु सेड वी बिलोंग टू एसोसिएशन एंड नॉट टू इंस्टीट्यूशंस। मैकाइवर एंड पेज, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है ये। इसके साथ साथ हमने साइड में तिरछा लिखा हुआ है, ये आप देखिएगा, शायद आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदायों के अंतर्गत एक संगठन है। और मैकाइवर और पेज ने ये कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते। एक अच्छी उपकल्पना की क्या विशेषता होती है? अब देखिए उपकल्पना क्या होती है। भी किसी विषय पर हमें शोध करना है, अपने ज्ञान के आधार पर, अवेलेबल सोर्स के आधार पर उस उपकल्पना, उस समस्या का पहले से ही समाधान अनुमानित कर लेना भी इसका ये समाधान होगा। जैसे बच्चे घर से स्कूल से भाग जाते हैं, इस पर हमें शोध करना है, तो हम पहले कि ये मान लेंगे भी बच्चों में पढ़ाई, ये पहले से हमने इसका एक समाधान सोच लिया भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वो स्कूल से भाग जाते हैं, उसकी रुचि नहीं है। तो ये पहले से जो हमने समाधान सोचा, इसको उपकल्पना कहा जाएगा। तो उपकल्पना की विशेषताएं क्या होगी? प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। उपलब्ध प्रविधियों, हमारे पास जो प्रविधियां उपलब्ध है उनसे संबंधित होनी चाहिए ये, और ये विशिष्टता भी इसकी विशेषता है। तो इसमें सारे ही गुण ये होने चाहिए। इनके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में ब्राह्मणीकरण की सिद्धांत किसका था? यह अवधारणा किसकी है? ये MN श्रीनिवासन की है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी। सांस्कृतिक गतिशीलता की अवधारणा इसकी है। संस्कृति के 2 प्रकार बताएं, सोच सकते हैं कौन कौन से हैं। प्रभु जाति की अवधारणा इसकी है। संस्कृतिकरण और ब्राह्मीकरण की अवधारणा MN श्रीनिवासन की है। श्रीपुरम गांव का इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? एक इंडियाज विलेजेज, बताया था ना भी एस एक्स्ट्रा, तो इंडियाज में भी एस एक्स्ट्रा। MC दुबे के बारे में हमने बताया आपको, द कमर पुस्तक लिखी थी इन्होंने, है ना। AR देसाई मार्क्सवादी विचारधारा वाले पहले लेखक थे। GS घुरिये के बारे में बहुत बातें की, आगे भी हम बहुत करेंगे। मैं और मुझे, आई एंड मी थ्योरी किसकी है? आई एंड मी थ्योरी किसकी है? GH मीड की है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई ये पुस्तक किसकी है? ये GH मीड की है। ये आई एंड मी थ्योरी है समाजीकरण की, या मैं और मुझे का सिद्धांत है। इसको आत्म चेतन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया। एक इसका सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत भी है, ये भी किसका है? जनरलाइज्ड अदर्स, ये जो सिद्धांत है ये भी GH मीड का है। अब जो कुले है, कुले ने एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक यहाँ पर इंग्लिश साइड में आप देखिएगा दिख रही है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, बहुत ही फेमस बुक है चार्ल्स कुले की। इस पुस्तक में उन्होंने 1902 में सामाजिक नियंत्रण शब्द का भी प्रयोग किया था। हमने पढ़ा था ना पहले, ये रोश ने किया था 1901 में सोशल कंट्रोल में, दूसरी बार 1902 में ह्यूमन नेचर एंड सोशल कल्चर में चार्ल्स कुले ने किया था। तो वहीं फोक वेज 1906 में समनर ने इसका प्रयोग किया था। तो चार्ल्स कुले ने ये पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया था आत्मदर्पण का सिद्धांत, वो स्वयं कायना सिद्धांत समाजीकरण का। सिगमंड फ्राइड ने समाजीकरण के लिए इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया था। अहम
प्राहम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। धर्म के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक दुर्खीम थे। टायलर ने धर्म के उद्य विकास का सिद्धांत दिया। और आधुनिक समाज शास्त्र का संस्थापक वह समाज वैज्ञानिक शब्दावली का प्रथम समाजशास्त्री दुर्खीम को माना गया। इसका लाइफ स्पैन 1859 से 1917 है। तो दुर्खीम है। धर्म जादू का सिद्धांत फ्रेजर का है। और टायलर के भी सिद्धांत के बारे में हमने शुरुआत में बताया था आपको। अब दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक यदि पूछ ले तो वो दुर्खीम है। दुर्खीम अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इसकी पुस्तक थी। इसके पश्चात पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? जब भारतीय जो धर्म ग्रंथ है मनु है, उन्होंने पुरुषार्थ है, इसको पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहा है। चतुष्ट का मतलब 4। ये पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? पहले धर्म हमारा जन्म होता है, उसके बाद धार्मिक रूप से नामकरण होता है। फिर हम देखिए ये याद करने के लिए हमारे लिए पास कैसे याद करेंगे। पहले जब धर्म होगा तो नामकरण होगा, वो धार्मिक विधियों से होगा। फिर हम धीरे धीरे दुनिया में अर्थ को समझ वस्तुओं के अर्थों को समझने लग जाएंगे। फिर अर्थ को समझकर उसी के अनुसार हम काम करने शुरू कर देंगे और अंत में मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सही पुरुषार्थ का है। और इसके पुरुषार्थ चतुष्टक भी कहा है और इसके जनक महर्षि मन्नु माने गए हैं। क्लियर? सामाजिक उद्य विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखिएगा। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी 1859 में एक, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पुस्तक में उन्होंने उद्य विकास का सिद्धांत दिया, परंतु उनके उद्य विकास का सिद्धांत है वो जीव विज्ञान में था, जीवों पर लागू था, पेड़ पौधों पर लागू था। उसमें उन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत भी दिया। भी शक्तिशाली कोई जीवन का अधिकार है और जो कमज़ोर है उनको प्रकृति मारने के लिए चुनती है। कोविड-19 में भी हम देख रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर डाउन है वो जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है वो बच रहे हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। और अनोमी का सिद्धांत या नियम शून्यता, नियमहीनता का सिद्धांत भी माइल दुर्खीम का था। डेविस और मूर का प्रकार्यवाद का समाजीकरण का प्रकार्यवाद का सिद्धांत था। मैक्स वेबर का सिद्धांत सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। आदर्श प्रारूप का सिद्धांत है। निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के भी जनक माने जाते हैं। अब इसके बाद जो सामाजिक उद्य विकास का सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन के उद्य विकास के सिद्धांत को समाजशास्त्र में लागू करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र में जो जीव है उनकी और समाज की तुलना की और उनमें समानता स्थापित की, जीव में और समाज में, और जो समानता स्थापित की इसे सावयव कहा जाता है। तो सावयव का सिद्धांत भी स्पेंसर का है, क्योंकि देखिए समाज में जाति, धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये इनका स्थान फिक्स है, ये अपना अपना काम करती है। जीव के भी हाथ, कान, नाक, आँख, पैन, इनके भी स्थान फिक्स है। और ये शरीर के जो सारे अंग किसके विकास के लिए काम कर रहे हैं? शरीर के। इसी तरह समाज के अंग किसके विकास के लिए काम कर रहे हैं? समाज के। तो ये समानता के आधार पर इन्होंने सामाजिक सावयव का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पुस्तक लिखी द फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में। इस पुस्तक में सामाजिक उद्य विकास के सिद्धांत का वर्णन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। स्पेंसर कहाँ के रहने वाले थे? दुर्खीम फ्रांस के थे, वेबर जर्मनी के थे, स्पेंसर इंग्लैंड के थे। इसके पश्चात आगे हम चलते हैं। नीति आयोग किसको नवगठित नीति आयोग, नेशनल नीति आयोग की इंग्लिश में NITI की फुल फॉर्म ये भी पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हिंदी में इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। याद रखियो, पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति पहले उपाध्यक्ष, क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं नीति, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहाँ पर इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, अर्थशास्त्री है। इन्होंने 1 सितंबर 2017 से अपना कार्यभार संभाला था। पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें भी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। चमत्कारिक, कानूनी या वैधानिक एवं परंपरागत सत्ता की चर्चा निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने की है? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। चमत्कारिक, जो क्रिस्मेटिक होती है, व्यक्ति की पर्सनालिटी से
प्रभावित होती है। जैसे जो बिरसा मुंडा जनजातीय समुदाय का नेता था, उसकी शक्ति थी। जैसे पंडित नेहरू की शक्ति थी। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की थी, एपीजे अब्दुल कलाम की थी, वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो वो चमत्कारिक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर, कानूनी जो कानून के अनुसार सत्ता हासिल होती है, और परंपरागत जो परंपराओं के कारण सत्ता हासिल होती है, वो परंपरागत सत्ता। ये किसने कही? अब पार्सन्स व्यवस्था से संबंधित है, मर्टन संरचनावादी है, सोरोकिन संस्कृति से संबंधित है। इन सब के बारे में आपको देखिए, जब क्वेश्चन पेपर आप हल कर रहे हो तो चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से आपको ध्यान होना चाहिए। 5 या 10 क्वेश्चन पेपर हल कर देते हो तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है सोशोलॉजी संबंधित जो आपका क्लियर नहीं होगा। कौन सा क्षेत्रीय अध्ययन का परिणाम है? इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है? चलो ये बताइए आप। इंडियन विलेज बिना सोचे आप यहाँ पर सोचकर देखिएगा, आपको याद है कि नहीं है। इंडियाज विलेज तो श्रीनिवासन की, विलेज इंडिया मैकम मैरियट की। इंडियन विलेज कौन दुबग्या इंडियन भारत में? श्यामचरण दुबे। रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया? श्रीनिवासन ने किया था। तो इसके वैसे तो ये सभी भी हो सकते हैं, हम इसमें क्लियर नहीं है, डाउटफुल हैं, तो इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। आप भी जब भी मिले जिसका आंसर हमने नहीं बताया वो यदि आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई है? तो जीएस घुरिये ने जाति की विशेषताएं बताई है। वो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के अंदर इन्होंने कितनी विशेषताएं बताई? 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। अब एक बार हम यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जीएस घुरिये ने समाजशास्त्र के व्यावसायिक अंग का संस्थापक भी माना जाता है। समाजशास्त्र का जो व्यावसायिक अंग है उसकी स्थापना जीएस घुरिये ने की थी, और इसके तहत इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1951 में इसका पंजीकरण कराया गया। इसके तहत सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल का प्रकाशन शुरू किया गया, और इसकी पहली प्रति छपकर 1952 में आई। तो इसका मतलब इस जर्नल का प्रकाशन कब हुआ? 1952 में। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1951 में। क्लियर हो गया ना ये बात आपके? क्योंकि 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उसके तहत सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की शुरुआत की गई। वो उसकी पहली प्रति जो छपी वो 1952 में छपी, इसीलिए जर्नल का प्रकाशन 1952 से ही माना गया। अब इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जीएस घुरिये ने की, जो कि प्रथम भारतीय समाजशास्त्री शिक्षक भी है। और ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे 1966 तक, 1966 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित है, आराम चेयर वाला समाजशास्त्री भी इन्हें कहा जाता है। अब घुरिये का समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा योगदान है, विशेषकर भारतीय समाजशास्त्र में। एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, विद्या, होमेज टू काम्टे एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज। ये पुस्तक 1957 में, क्योंकि काम्टे का जन्म 1857 में, 1957 में उनकी मृत्यु पर शताब्दी पूरी होने पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक लिखी किसने? जीएस घुरिये ने। तो विद्या, होमेज टू काम्टे एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज, ये पुस्तक किसकी है? तो जीएस घुरिये की है। इसके साथ साथ आप देखिएगा, जीएस घुरिये ने और कौन सी पुस्तक लिखी? जीएस घुरिये ने एक पुस्तक और लिखी, ये जो हमने बताया था जाति के 6 विशेषताओं का वर्णन है, ये इस पुस्तक में किया गया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। मुझे नहीं पता था यहाँ मैंने कौन सी पुस्तक बताई है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। तो अब आप देखिएगा, जीएस घुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक लिखी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जीएस घुरिये की है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया जीएस घुरिये की है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, इसीलिए तो समाजशास्त्र का व्यावसायिक अंग के संस्थापक माने जाते हैं। और कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक है, इसके 12 अध्याय और एक परिशिष्ट है इस पुस्तक के अंदर, और एक इंडियन साधुज पुस्तक लिखी। तो जीएस घुरिये का योगदान बहुत ज़्यादा है। अब हमने ये लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं, टाइम ज़्यादा हुआ है, लेकिन इस 50 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 200 से मोर देन 200 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर चुके हैं। और इनमें से आप देखना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसी क्वेश्चन का PDF लिंक
डिस्क्रिप्शन लिंक में हम PDF लिंक इसका डाल देंगे, उससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर हम आपके सॉल्व करवाते रहेंगे, जो कि आपके नेट या अन्य सोशलॉजी संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।